हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन शनिवार का दिन है और कल बल्कि आज शाम से ही छठ पूजा का जो त्यौहार है वो प्रारंभ हो जाएगा। बल्कि कल से ही प्रारंभ हो गया था नहाए और खाए वाला जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत। लेकिन आज जो है शाम से अर्घ जो नदी में दी जाती है उस अर्घ की शुरुआत होगी शाम का, और कल सुबह का होगा। और इसके बाद एक बार फिर से हम सब एक रेगुलर वे में ऑफलाइन क्लास में हमारी और आपसे मुलाकात प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इस बीच हमने इस त्यौहार के दिन भी बहुत सारे जो क्लासेस, पेड क्लासेस थे, वो सारे क्लासेस हमने लिए। और उसके अंतर्गत अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो पेड क्लास में हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम सब बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के अंतर्गत हम सब संविधान के अंतर्गत बात कर रहे थे कि जो संसद है उस संसद के अंतर्गत जो विधेयक या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या होती है, या फिर सरकार के द्वारा जब बजट रखा जाता है तो उस बजट से संबंधित जो कह सकते हैं कि उसमें जो कार्रवाई होती है संसद के अंतर्गत, उसके बारे में हम सब जो है चर्चा करने वाले हैं। और लेकिन इसके पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो मोशंस होते हैं वो सब, जैसे कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, इसी प्रकार सेंस्योर मोशन होता है, इसी प्रकार कॉल अटेंशन मोशन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये सारे जो मोशंस होते हैं या फिर जो तमाम तरह की समितियां होती है, ये सब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो जब भी हम सब कह सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कोई भी विषय या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर यही रहता है कि प्रीलिम्स में क्या होता है कि उसमें तथ्य पर हमें कुछ ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम मेंस में जाते हैं तो वहाँ पर कॉन्सेप्चुअली हम कितने स्ट्रांग हैं, इसी बात की वहाँ पे परीक्षा होती है। और उस कॉन्सेप्ट को पुष्ट करने के लिए जिस फैक्ट की आवश्यकता होती है, उन फैक्ट्स को हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मुख्य परीक्षा में जब हम जाते हैं तो आप अगर सिविल सर्विसेज के जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेंस का अगर आप कभी पेपर देखते होंगे तो उस पेपर में आप एक चीज़ जो है वो ज़रूर पाते होंगे कि वहाँ पर समितियों से संबंधित, अगर पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, समितियों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मोशन से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, विशेषकर जैसे निंदा प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये सब सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्लासेस हमारे चल रहे हैं। और प्रीलिम्स में हमारे अभी चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो नीति निर्देशक तत्व है वो नीति निर्देशक तत्व के क्लास चल रहे हैं। और हिस्ट्री में हमने मॉडर्न इंडिया से ही स्टार्ट किया था, और मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत प्रेस और जनमत अभी अभी हमने ख़त्म किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैप्टर माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम कह सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो क्या है कि उसका अक्सर जो है अगर हम देखें तो कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारत के संविधान के भाग 3 में उसका उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 12 से 35 तक में। जबकि जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो वो 36 से 51 के बीच में उसका जिक्र किया गया भाग 4 में। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार राज्य को क्या करना है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना है जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि वास्तव में व्यक्ति जो है उसको अगर एक इंसान के रूप में, उसको एक व्यक्ति के रूप में अगर उसकी महत्ता को स्थापित करना है तो वास्तव में उसके कुछ मूल अधिकार होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और वो फंडामेंटल राइट्स अगर उसके पास नहीं है तो वास्तव में वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। यानी कि मनुष्य है तो उसको फ्रीडम टू वॉक होना चाहिए, अगर व्यक्ति है तो उसे फ्रीडम टू एक्सप्रेशन होना चाहिए, अगर व्यक्ति है तो वो किसी भी प्रकार के धर्म विचारों के कह सकते हैं कि उसे अपनाने का अधिकार होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर व्यक्ति के रूप में फिर हम कह सकते हैं कि वो चलता फिरता एक लाश की तरह हो जाता है। ठीक है, उसके अपने कोई स्वतंत्र विचार नहीं होते, अपनी कोई जो है कह सकते हैं कि उनका फ्रीडम जो है वो क्या, फ्रीडम टू वॉक नहीं है, फ्रीडम टू एक्सप्रेशन नहीं है, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, किसी भी विचार को अपनाने का, धर्मांतरण करने का, या कुछ भी अगर उनके पास अपने जो कहते हैं ना कि दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। तो जो वो उसके अंदर का जो आंतरिक जो चाह है, इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार अगर उससे कह सकते हैं कि जीवन यापन का अधिकार नहीं है, तो वास्तव में एक प्रकार से उस व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसी व्यक्तित्व को छीन लेने जैसा होगा। इसीलिए हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस दौरान हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बाद में संविधान सभा के सदस्य भी बने, इन सब ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में एक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है और भारत के संविधान की रचना की जिम्मेदारी जब संविधान सभा को डाली जाती है, तो संविधान सभा में बैठे हुए जो अधिकांश लोग थे वो तो स्वतंत्रता सेनानी ही थे। तो वो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो है कह सकते हैं अनुभव जो किया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जो कमियां महसूस की, एक व्यक्ति के रूप में हमारे क्या अधिकार थे, उन अधिकारों को जो है उन्होंने ये महसूस किया। इसलिए जब अपने देश के संविधान की रचना की जब बात आई तो फिर वो क्या है कि उसमें लग जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने देश का ऐसा संविधान बनाते हैं जिसके केंद्र में क्या होता है, भारत के नागरिक या मनुष्य होते हैं, और मनुष्य के अधिकारों की एक पूरी व्यवस्था जो है एक अलग पार्ट में ही किया गया, और वो पार्ट जो है भाग 3 बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है जो पृष्ठभूमि है पहले उसको अगर हम समझ लें तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितना ज़रूरी है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो उपबंध है वो उपबंध क्या क्या है, वो समझना हमारे लिए कहीं ज़्यादा सरल हो जाता है। इसीलिए किसी भी विषय का या किसी भी चैप्टर की अगर हम पृष्ठभूमि को समझ लें, हम बैकग्राउंड को समझ लें, तो यकीन मानिए फिर हमें उन चीज़ों को समझना, पढ़ना, दिमाग में बहुत लंबे समय तक याद रखना जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या होता है कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 13 का खंड 2 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, उल्लंघन करता हो। तो नीति निदेशक तत्व जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार राज्य से ये कहता है कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, यानी कि ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार को नकारात्मक कॉन्सेप्ट बतलाया गया, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट जो राज्य को कुछ कार्य करने से रोकता है। ठीक है, कि वो ऐसा कोई काम या ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, जब हम नीति निदेशक तत्व की तरफ जाते हैं तो नीति निदेशक तत्व जो है वो क्या है, राज्य, उसका नाम से ही देखिए समझने की कोशिश, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी राज्य जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाएगा तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहकर पुकारा गया, उसे अनुदेशों का पत्र कहकर पुकारा गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाएगा, नीति किसके लिए, जनता के लिए बनाएगा, है ना। तो जनता के लिए, देश के लिए जो भी नीति बनाएगी वो राज्य क्या करेगा कि ये सब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, राज्य इसको लागू करने की कोशिश करेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यानी कि नीति निदेशक तत्व तो राज्य को कुछ करने को कहता है, मौलिक अधिकार कुछ नहीं करने को कहता है, इसलिए वो नकारात्मक संकल्पना है। जबकि राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो है वो क्या हो जाएंगे, राज्य की सकारात्मक अवधारणा, है ना। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और नीति निदेशक तत्व में एक बहुत बड़ा जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यानी कि इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो हमारे देश के संविधान में मतलब कह सकते हैं कि जिस अतिक्रमित, यानी कि जिस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है
उसको रीस्टोर कराने के लिए, उसको वापस पाने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है कहने का मतलब ये हो गया कि अगर राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जो उल्लेख किया गया, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है राज्य के लिए, अगर राज्य उस अनुदेश के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो आप न्यायालय में जाकर उसको इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। उसको जो है आप क्या कर सकते हैं कि उसको जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं करा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व के बीच में बहुत कह सकते हैं बेसिक डिफरेंस है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस अंतर का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो एक दूसरे के वास्तव में कम्प्लीमेंट्री है, यानी कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अंतर्गत जो है ये साफ साफ कहा गया कि व्यक्ति और कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में अगर किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो फंडामेंटल राइट्स को क्या है कि उसको एक विशेष महत्व दिया जाएगा, है ना, उसकी बात को माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये साफ साफ कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के पूरक है। नीति निर्देशक तत्वों के बिना हम फंडामेंटल राइट्स की कल्पना नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स के बिना हम नीति निर्देशक तत्वों की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो इस वजह से जो है तो ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इसी तरह से एक चीज़ जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में आप एक बात देखेंगे कि आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा भारत, है ना। यानी हमारे देश का जो राज्य, हमारा जो राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पर एक तो प्रांत के कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक देश के कॉन्टेक्स्ट में राज्य होता है। और कई बार हमने आपको राज्य की परिभाषा भी बताई थी कि राज्य के अंतर्गत 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, है ना, एक पॉपुलेशन होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और सरकार सॉवरेन होनी चाहिए। तो भारत है तो इसलिए भारत एक राज्य है, ठीक है ना। तो राज्य भारत है और जो है आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमारा देश यानी कि राज्य, भारत राज्य के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को निभाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए कि हमारे देश के संविधान में ही जो है भारत की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति की एक कह सकते हैं कि उसकी जो एक बुनियादी अवधारणा है, जो एक फंडामेंटल, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमारे देश के संविधान में भी जो है उसको क्या किया गया, रखने की कोशिश की गई। और हमारे देश का जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में जब कह सकते हैं कि जब विदेश नीति के निर्धारण की जब बात आई तो उसमें इस बात को मतलब कह सकते हैं कि इसमें ध्यान रखा गया कि हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी वगैरह, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, है ना, ये लोग क्या कहते थे, ये लोग कहते थे कि जो साध्य है उस साध्य वो तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन उस पवित्र साध्य की प्राप्ति का साधन भी जो है वो पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि साम दाम दंड भेद जो है हमारे हिंदुस्तान में आप समझ जाइए कि 2 तरह की विचारधारा थी। एक विचारधारा थी कौटिल्य की थी, जो कहते थे कि केवल और केवल साध्य जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। साध्य की पवित्र साध्य की प्राप्ति का साधन अगर अपवित्र भी हो जाता है, वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से जो है आपको क्या है कि अपने पवित्र साध्य की प्राप्ति की कोशिश करनी है। लेकिन दूसरी जो विचारधारा थी वो महात्मा बुद्ध की या फिर महात्मा गांधी की विचारधारा थी, और उस विचारधारा में ये कहा गया कि जो है पवित्र साध्य की प्राप्ति का साधन भी जो है वो क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो इसी वजह से हमारे देश का जब संविधान लिखा गया तो उसमें मूल रूप से क्या किया गया कि आर्टिकल 51 में ये कह दिया गया कि भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो भारत का क्या हुआ कि जब विदेश नीति की बात आई, चूँकि आज़ादी के पहले तो हम लोग जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तो हमारी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति तो हो नहीं सकती थी। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद एक स्वतंत्र विदेश नीति का जो है वो क्या है कि निर्धारण किया गया। और विदेश नीति का निर्धारण करने का मतलब है कि देखिए, आज तो हम जब 1991 के से जो है जब
एलपीजी का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, जब लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट अपनाया गया, तो इस समय तो फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी देश जो है वो कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंट जो है वो नहीं हो सकता है, और उसमें कहीं ना कहीं दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के साथ हमें अपना एक संबंध स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 1991 के पहले भी अगर देखा जाए तो कोई भी देश, विशेषकर अगर हम कह सकते हैं कि चूँकि साम्राज्यवादी जो देश ब्रिटेन वगैरह था उसके चंगुल में दुनिया का मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम कंट्रीज़ किसी न किसी रूप में था। तो जब जब वो सब अपनी जो है कह सकते हैं कि आज़ादी जब हासिल करी, तो पिछले कई सालों तक, कई दशक तक साम्राज्यवादी देशों का शिकार होने की वजह से उनकी माली हालात आज़ादी के वक्त इतनी ख़राब थी कि ये संभव नहीं था कि आज़ादी के बाद मात्र अपने दम पर जो है वो क्या कर सके कि अपने देश की तरक्की जो है वो कर सके। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो भी नव स्वतंत्र जो देश थे, उन देशों ने अपनी जो है तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है उनको दूसरे तीसरे देशों से जो है सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो भी विदेश नीति किसी भी देश का जो निर्धारण होता था वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर के हमारी आवश्यकताएं क्या है ना, हमारी आवश्यकता क्या है, और साथ में उन आवश्यकताओं की पूर्ति के जो साधन है वो साधन क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कि विचार करके वो अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते थे। तो हमारे देश की भी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति भारत की आज़ादी के बाद इसी कॉन्सेप्ट पर जो है, इसी कह सकते हैं कि जो ज़रूरतें थी, हमारी आवश्यकताएं थी, उसी आवश्यकताओं के आधार पर उसका निर्धारण किया गया। और तब जाकर फिर क्या होता है कि फिर एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। और आप ये समझ जाए कि कोई भी देश जो है, किसी भी देश की जो मतलब आप ये समझ जाए कि विदेश नीति जो होती है वो कह सकते हैं कि उसमें दो मुख्य तत्व होते हैं। पहला तत्व ये होता है कि हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या है। दूसरी बात कि जो भी विदेश नीति का निर्धारण होता है वो आप समझ जाइए कि सरकारें बदलती है, थोड़े बहुत उसमें डिफरेंसेस थोड़े बहुत आ सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उस विदेश नीति में थोड़े बहुत परिवर्तन, भिन्न भिन्न सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ अलग होगा, सब पार्टी विचारधारा सब बदल, लेकिन मोटे तौर पर जो विदेश नीति होती है वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और दूसरी बात कि विदेश नीति के निर्धारण में हमारे देश की जो अपनी परंपरा रही है, जो रवायतें रही है, उसके हिसाब से भी हमारे देश की जो है कह सकते हैं विदेश नीति का निर्धारण हुआ है। और उसके अंतर्गत जैसे गुटनिरपेक्षता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध होते हैं उन युद्धों के शांतिपूर्ण निवारण जैसी बात आती है। नॉन अलाइनमेंट जो है वो अपने आप में है। शीत युद्ध के दौरान जो है गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो बहुत ही, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत जो है, हालांकि कोई भी विषय, कोई भी पॉलिसी जो है फुल प्रूफ नहीं हो सकता कि एकदम 100% आप उसमें सही। अगर मुझे लगता है कि अगर हमें 70% हम सब अगर 70% भी किसी भी सिद्धांत के निर्मिति के बाद उसके हिसाब से हम 70% भी उपलब्धियां हासिल कर लेते तो हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। क्योंकि वास्तव में आप अपने हिसाब से नीति बनाते हो, लेकिन अन्य देश, जिस देश के साथ आप रिश्ता स्थापित करते हैं, वो उसको ना माने, ठीक है ना, वो ना माने, तो फिर वहाँ पर तो कह सकते हैं कि उस पर आपका कोई जोर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 1954 में, है ना, जो पंचशील समझौता हुआ था भारत का चाइना के साथ, तो वो अगर आप देखिएगा तो 1959 के पहले यानी कि 1954 से लेकर कह सकते हैं अगले 5 साल तक उस पंचशील समझौता का कह सकते हैं कि चाइना ने पालन किया, भारत ने भी अनुपालन किया। और उस समय आप कह सकते हो कि ये भारत का चाइना के साथ एक बहुत ही एक बहुत ही स्वर्णिम बेहतर संबंधों का दौर था। और उसके बाद 1959 से जब कह सकते हैं कि दलाई लामा जब तिब्बत में एक रिवोल्ट होता है, और वो तिब्बत क्या होता है कि 1954 में जो पंचशील समझौता होता है, उस पंचशील समझौते के अंतर्गत तिब्बत को कह सकते हैं कि भारत ने ये मान लिया कि वो चाइना का एक प्रांत है या चाइना का वो अंग है। एक तरह से उसको
भारत ने एक सपोर्ट कर दिया। लेकिन 1959 में क्या हुआ कि वहाँ पे चाइना में तिब्बत में चाइना के अगेंस्ट में वहाँ के स्थानीय लोगों ने, तिब्बती लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह का इतना क्रूरतापूर्वक दमन किया गया, इतना क्रूरतापूर्वक दमन किया गया कि वहाँ के जो तिब्बती लोग थे, दलाई लामा जो है 14वें दलाई लामा, वो उनको वहाँ से भागकर भारत एक मतलब कह सकते हैं कि गुप्त रास्ते से चलकर जो है वहाँ आना पड़ा और बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी भी हिंदुस्तान में आ गए। तो भारत ने क्या किया कि उनको समर्थन दिया, उनको जो है संरक्षण दिया। लेकिन एक बात जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं आपको संरक्षण तो दे सकता हूँ, लेकिन इस बात का आपको वायदा करना होगा कि भारत की धरती से आप चाइना के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेंगे। मैं आपको संरक्षण इंसानियत के नाते मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि चाइना के अगेंस्ट में भारत की भूमि से आपको किसी तरह की कोई भी, तो इस आधार पर दे। लेकिन चाइना ने इसको जो है वो क्या है कि सही नहीं माना, और वहीं से धीरे धीरे क्या होता है कि पॉलिसीज़ थोड़े बदलने लगते हैं। और 1954 का जो कह सकते हैं कि पंचशील समझौता था, उससे वो एक तरह से मतलब जो है वो क्या उसको उससे वो डेविएट होने लगता है। और 1962 में आपको चाइना के साथ युद्ध होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप ये मतलब नहीं कह सकते हो कि जो आप पॉलिसी बनाते हैं वो पॉलिसी 100% आप जैसा सोचते हैं वैसा हो ही जाएगा, क्योंकि ये वास्तव में दो देशों के बीच का संबंध होता है कोई विदेश नीति जो है। तो जो दो देशों के बीच संबंध है, आप अनुपालन कर रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं कर सकता। हो सकता है सामने वाला जो चाह रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी विदेश नीति के हिसाब से हम अन्य देश की नीति को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अन्य देश की नीति के हिसाब से हमको अपने आप में बदलाव लाने की हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो दोनों तरह से जो भी जैसा होता है वो सब हो पाता है, उस तरह से विदेश नीति जो है वो कार्य करती रहती है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं तो यही सब पढ़ रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस अभी जो है, और साथ में हिस्ट्री के अंतर्गत प्रेस और जनमत है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप सोचिए कि वास्तव में आज भी हम अपने देश के संविधान की जब बात करते हैं तो देश के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की देन मानी जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है फ्रांस की जो क्रांति है, उस क्रांति का पूरे दुनिया में कह सकते हो कि फ्रांस की क्रांति ने जिस तरह से प्रभावित किया, ठीक है, उतना उसके पहले कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने उतना ज़्यादा नहीं प्रभावित किया जितना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही जो है दुनिया को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया। दुनिया को जो है कह सकते हैं कि उसका कुछ नेगेटिव सैन्यवाद की बात करिए, अधिनायकवाद है ना, डिक्टेटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, या मिलिट्रियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, सैन्यवाद की जो अवधारणा है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सिखाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को भी जो है उसने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी जो बात है वो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही निकल कर आता है ना। तो उस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो है कह सकते हैं कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस फैक्टर में एक बहुत बड़ा कारण जो है माना जाता है कि जो बुद्धिवादी जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों ने भी अपनी तरह से उसमें जो है अपना योगदान दिया था। तो वो जो है वो क्या होता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से जो है वो नेपोलियन ही कहता है कि बूर्बो राजवंश एक्चुअली जब फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो फ्रांस में लुई 16 का शासन था जो बूर्बो वंश से बिलोंग करता था। तो बूर्बो वंश का शासन था, तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ये कहते हैं कि बूर्बो राजवंश इस क्रांति को होने से रोक सकता था यदि वो लेखकों को नियंत्रित कर लेता, ठीक है। और आप समझ जाए लुई 16 ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूसो और वाल्टेयर, इन दो लेखकों ने फ्रांस का सर्वनाश कर दिया। तो बुद्धिजीवी जो थे जैसे वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो है ना, इसके बाद दिदरो, ये सब ऐसे पर्सनालिटी थे जो आप ये नहीं कह सकते हो कि इन्होंने फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किया। फ्रांस की क्रांति के पहले 10 साल पहले लगभग सबकी जो है सबकी डेथ हो चुकी थी। तो लेकिन विचार जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि व्यक्ति मर सकता है बट विचार जो है वो नहीं मरता है। तो विचार जो उन्होंने अभिव्यक्त किए और जो लिखित रूप में जो एक रिटन डॉक्यूमेंट्स बन गए,
है ना। तो वो सब के सब जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि उनके जो अभिव्यक्त विचार थे उन्हीं विचारों की वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, बल्कि परिस्थितियाँ जो थी, परिस्थितियाँ जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियाँ वहाँ पे थी, जो विपरीत थी, जो एगेंस्ट में था, उसका कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि वो एक बहुत मेजर फैक्टर था। उसी में जो है दार्शनिकों की भी अपनी एक भूमिका रहती है, और उन्होंने एक प्रकार से क्या किया कि किसी भी मतलब कह सकते हो कि जो विचार, जो कह सकते परिस्थितियाँ होती है, उन परिस्थितियों को विचार से सिंचित अगर कर दिया जाए तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त हो पाता है, और उसकी अभिव्यक्ति कहीं बहुत ही ज़्यादा असरदायक होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो दुनिया पर इसलिए भी कह सकते हैं कि एक बड़ा असर डाल पाया, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि फ्रांस की क्रांति को कहीं ना कहीं जो उसके पहले के जो विचारक थे, जो दार्शनिक थे, उन दार्शनिकों के विचारों से प्रेरणा मिली थी, और उन विचारों से प्रेरित फ्रांस की जो क्रांति थी, विचार के रूप में उनके कई जो है बातें दुनिया के पटल पर जो है जाकर फैल गया, और दुनिया के देश जो है इससे क्या है कि प्रभावित हुए। तो आज के इस बातचीत के क्रम में बस इतनी सी बात। फिर नए एपिसोड के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।